गोपाल दास एक मल्ला था। उसके पास एक बड़ी नाव थी जिससे वो अपने गांव के लोगों को नदी पार कराने का काम करता था। नदी गांव को शहर से जोड़ती थी, इसीलिए रोजाना सैकड़ों गांव के लोग नाव से नदी पार किया करते थे। आओ रुद्रपुर रुद्रपुर, 50 रुपए सवारी, हल्की हो या भारी। भैया मुझे रुद्रपुर जाना है, लेकिन मेरा वजन बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हारी नाव मुझे नदी पार करा देगी? मैंने तुमसे भी वजनदार लोगों को नदी पार कराई है। तुम बेखौफ होकर नाव में बैठ जाओ। गोपाल दास शहर से अपने गांव के लिए भी जरूरत का सामान खरीद लेता था और नदी से मछलियां पकड़कर घर लौटता। गोपाल दास के घर में उसकी माँ, बीवी, बेटी और बेटा थे। माँ, पापा आ गए। पापा, आज शहर से मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? आज मैं तुम्हारे लिए गोलगप्पे लेकर आया हूँ। ये फालतू का ही सामान लेकर आए हो या कुछ सब्जी भी लेकर आए हो? सब्जी तो नहीं लाया, लेकिन ताज़ा मछलियाँ लेकर आया हूँ। धोकर अच्छे से साफ करने के बाद कढ़ाई में बनाना। अम्मा कहाँ गई है? अब तुम्हारी अम्मा की क्या खबर? चिंटू को लेकर भटक रही होंगी इधर उधर गांव में। मैंने दूध लेने के लिए भेजा था। 2 घंटे हो गए, अभी तक डोकरी को घर लौटने की इच्छा नहीं हुई है। फिर कहती है मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, दवा दिला दो। गोपाल दास की बीवी जानकी जब टब में मछलियों को धो रही थी तो एक लाल रंग की मछली कूदकर रचना की किताब पर पहुंच गई। रचना, इस मछली को पकड़कर इधर ले आ। माँ, ये मछली बहुत सुंदर है, मैं इस मछली को पालूंगी। नहीं, इसे खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तू मछली पकड़कर इधर ले आ। रचना ने मछली को छत पर पानी से एक भरे डब्बे में छोड़ दिया। रचना और चिंटू में अक्सर इस बात पर लड़ाई होती कि जल परियां असलियत में होती हैं या नहीं। दादी कहती है उन्होंने बचपन में नदी में एक जल परी देखी थी, इसलिए मैं तो मानती हूँ कि जल परियां होती हैं। एक दिन रचना जब मछली को देखने गई तो उसने देखा कि डिब्बे में लाल मछली मर चुकी है और पानी में एक छोटी सी जल परी बैठी है। रचना ने शोर मचाकर पूरे घर को बुला लिया। माँ, चिंटू, दादी, जल्दी यहाँ आओ। देखो, डिब्बे में एक जल परी है। मेरा आकार बहुत तेजी से बढ़ेगा, जल्द ही मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊंगी। रचना, क्या तुम लोग मुझे पाल सकोगे? अगर न पाल सको तो मुझे नदी में फेंक आओ। हम लोग तुम्हें पाल लेंगे, तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। एक दिन रचना का चाचा सुरेश रचना के घर आया। सुरेश एक नंबर का जुआरी और शराबी था। भाभी, भैया कहाँ है? वो घर पर नहीं है। काम क्या है भैया से? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। तुम कोई काम धंधा करते नहीं, जब भी मन होता है मुंह उठाकर यहाँ पैसे मांगने आ जाते हो। पिछले ही महीने तुम्हारे भैया ने तुम्हें 8,000 रुपए दिए थे ताकि तुम कोई काम धंधा शुरू कर सको। वो पैसे कहाँ गए? जब भैया ने अपनी नाव खरीदी थी तो आधे पैसे उन्हें मैंने दिए थे। मैं उनका कमाई का हिस्सेदार हूँ। तुमने जो पैसे दिए थे उससे कहीं ज्यादा तुम्हें वापस किए जा चुके हैं। तुम्हारा उनकी कमाई में कोई हिस्सा नहीं है। मेहनत वो करे और गुलछर्रे तुम उड़ाओ। आगे से कभी यहाँ पैसे मांगने मत आना। तभी सुरेश की नजर जलपरी पर पड़ी। जलपरी, तुम अंदर चलो, चाचा अच्छे आदमी नहीं है। कुछ ही दिनों बाद गोपाल दास ने दूसरी नाव खरीद ली। आपने ये जो दूसरी नाव खरीदी है, इसे चलाएगा कौन? इसे मैं छोटे लाल को किराए पर दूंगा। जल्द ही हमारी कमाई 1.5 गुना हो जाएगी। जब सुरेश को पता लगा कि गोपाल दास ने नई नाव खरीदकर किराए पर दे दी है तो उसके नथुने फड़कने लगे। नई नाव मुझे देने की वजह कस्बे के आदमी को क्यों दी? मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। सुरेश तमतमाता हुआ छोटे लाल के पास पहुंचा। छोटे लाल, गोपाल दास तुमसे रोजाना कितना किराया लेता है? 200 रुपए। गोपाल दास मेरा भाई है, उसके हर चीज पर मेरा आधा हक है, इसलिए तुम्हें 100 रुपए मुझे देने होंगे। छोटे लाल गोपाल दास के पास पहुंचा और उसने सारी बात गोपाल दास को बताई। मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। गोपाल दास ने उस दिन सुरेश को खूब डांटा। तुझे भाई कहते हुए भी शर्म आती है? मेरी मेहनत में तेरा कोई हिस्सा नहीं होता और कमाई में तू हिस्सा मांगता है। अपने कर्म सुधार ले,
आगे से मेरे काम धंधे के बीच में मत आना और ना ही छोटे लाल को कभी परेशान करना। कुछ दिनों बाद सुरेश का घर बिक गया। उसकी हालत भिखारियों जैसी हो गई। अगर गोपाल दास मुझे पैसे देते रहता तो आज मेरी यह हालत नहीं होती। अब मैं गोपाल दास और उसके परिवार की भी वही हालत करूंगा जो मेरी है। बस मुझे सही मौके का इंतजार है। हर साल सावन के महीने में नदी में बाढ़ आती थी। नदी का जल स्तर बहुत बढ़ जाता था। उस वक्त मल्ला लोग अपनी अपनी नाव घाट पर बांध देते थे और काम धंधा थोड़े वक्त के लिए रोक देते थे। एक दिन नदी जब उफान पर थी, गोपाल दास की दोनों नाव नदी में बह गई। अचानक गांव का एक आदमी गोपाल दास के घर पहुंचा। गोपाल भैया, तुम्हारी नाव किसने नदी में बहा दी है? गोपाल दास नदी पर पहुंचा। नाव काफी दूर जा चुकी थी, लेकिन दिखाई दे रही थी। गोपाल दास बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा। नदी का जल स्तर और बढ़ गया और पानी में गोपाल दास का कुछ पता नहीं लगा। जानकी, रचना, चिंटू और जलपरी नदी किनारे पहुँचे। रात होने वाली है। नदी का जल स्तर भी बहुत बढ़ा हुआ है। तुम लोगों में से कोई भी नदी में नहीं जाएगा। मैं नदी में जाऊंगी और पापा को खोजूंगी। मुझे नदी में कोई खतरा नहीं, क्योंकि मैं पानी में सांस ले सकती हूँ। जलपरी ने रात भर गोपाल दास को ढूंढा, लेकिन उसे गोपाल दास का कुछ भी पता नहीं चला। सुबह वो नदी से बाहर निकली। मुझे माफ कर देना रचना, मैं तुम्हारे पापा को नहीं खोज पाई। बाढ़ उन्हें कहीं दूर बहा कर ले गई हो, शायद समुद्र में। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। चारों लोग घर पहुँचे, लेकिन फिर उनके ऊपर मुसीबत का दूसरा पहाड़ टूट पड़ा। दादी घर के बाहर खड़ी थी। अम्मा, तुम बारिश में घर के बाहर क्यों खड़ी हो? सुरेश ने हमारे मकान पर कब्जा कर लिया है। सुरेश, इसी वक्त बाहर निकलो। ये घर मेरे भाई का है, मेरा इस पे बराबरी का हक है। अगर आप एडजस्ट कर सकती है तो यहाँ रह लीजिए, वरना कहीं और इंतजाम कीजिए। वैसे भी मुझे वो जलपरी बेहद पसंद है। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। जाइए जाइए, शौक से जाइए। गांव की स्थानीय पुलिस घूसखोर थी। दरोगा साहब, मेरे देवर ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, उसे घर से बाहर निकालिए। इतने परेशान क्यों हो जानकी? इतनी गर्मी में घर के अंदर रहने से क्या फायदा? उसे घर में घुसे रहने दो। तुम बाहर कहीं झोपड़पट्टी डालो और खुली हवा का मजा लो। जानकी समझ गई कि पुलिस से कोई मदद नहीं मिलने वाली। रचना के खानदान ने एक मिट्टी का काम चलाऊ घर बना लिया और उसी में रहने लगे। जलपरी, अब तुम नदी में चली जाओ। हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी, लेकिन अब हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। अब तुम्हारा नदी में जाना ही बेहतर है। तुम्हारे पापा भी यही कहते थे। जैसे आपकी मर्जी माँ। रचना, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। जलपरी ने रचना को एक बड़ी सी पूंछ दी। ये तो किसी जलपरी की पूंछ लगती है। हाँ, लेकिन ये किसी मामूली जलपरी की पूंछ नहीं है। इस पूंछ में कुछ शक्तियाँ हैं। ये पूंछ तुम्हें कहाँ से मिली? उस दिन जब मैं पापा को ढूंढने गई थी तो मुझे नदी में एक बूढ़ी जलपरी मिली जो जाल में फंसी हुई थी। मैंने जाल से उस जलपरी को आजाद किया। उसी ने मुझे पूंछ तोहफे में दी थी। तुम उसे पहनकर देखना। रचना पूंछ पहनकर नदी में कूद पड़ी। वो नदी के अंदर सांस भी ले पा रही थी। ये तो कमाल हो गया, मैं तो तुमसे भी तेज तैर पा रही हूँ। हाँ, ये पूंछ जादुई है। अब मैं चलती हूँ रचना, तुम अपने खानदान का ख्याल रखना। मैं तुमसे वक्त वक्त पर मिलने आती रहूंगी। जादुई पूंछ पहनकर रचना के दिमाग में एक आइडिया आया। क्यों ना मैं गांव के लोगों को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार कराऊं? अगले दिन से रचना नदी किनारे खड़े होकर आवाज लगाने लगी। आइए आइए, मात्र 10 मिनट में नदी पार करिए। बेटी, नाव तो करीब 1 घंटे में उस पार पहुंचती है, तो तुम 10 मिनट में वहां कैसे पहुंचाओगी? आप फिक्र मत करिए अम्मा, आप बस मेरी पीठ पर बैठ जाइए। रचना ने बूढ़ी औरत को
पीठ पर बैठाया और कुछ ही मिनटों में उसे पार छोड़ दिया। शुक्रिया बेटी, इतना बढ़िया सफर तो मैंने कभी नहीं किया। मेरा बहुत समय बचा। इस तरह नदी पार करा के कुछ ही महीनों में रचना रईस हो गई। उसने दरोगा को बड़ी रिश्वत दी और अपने पुराने घर पर भेजा। ये घर गाली करो, इसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। दरोगा साहब, हमने आपको माल पहुंचाया था, अब आप हमें ही अपना डंडा दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ से 2 गुना माल आ चुका है, इसीलिए अब हम उस साइड हैं। चलो फटाफट घर खाली करो। पुलिस ने सुरेश को घर से बाहर कर दिया। चल निकल यहाँ से, अब कभी अपनी शक्ल भी मत दिखाना। लड़की पूछ लगाकर थोड़ा सा तैरना क्या सीख गई, या अपने आप को महारानी समझने लगी। करता हूँ उस पूछ का कोई इंतजाम। सुरेश ने एक 2 कुंटल की भयानक मोटी औरत का इंतजाम किया और उससे कहा, तुम्हें नदी घाट पर खड़े उस लड़के के पास जाना है और कहना है कि वो तुम्हें नदी पार करा दे। सुरेश को लग रहा था कि औरत के भार से रचना डूब जाएगी और उसका काम तमाम हो जाएगा, लेकिन रचना ने मोटी औरत को भी नदी आसानी से पार करा दी। वो लड़की पानी में सांस ले सकती है, इसीलिए उसको डुबोना मुमकिन नहीं। पानी में सांस ले सकती है? ये जरूर उस पूछ के वजह से हो रहा है। उस पूछ के वजह से ही रचना में जल परी की खूबियाँ आ गई है। मुझे किसी तरह से वो पूछ हासिल करनी होगी। एक दिन सुरेश जानकी के घर पहुंच गया। भाभी, मुझे माफ कर दो। आपको जो सजा दे रही है दे दो, लेकिन मुझे माफ कर दो। आप चाहे तो डंडे से मेरी पिटाई कर दीजिए, मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम माफी मांग रहे हो तो ठीक है, दी माफी, लेकिन माफी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए भाभी, बस आप अपनी पसंद की किसी लड़की से मेरी शादी करा दीजिए। मुझे लगता है कि अगर मेरा घर बस जाए तो मेरी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी और मैं खुद को अकेला महसूस नहीं करूँगा। मैं काम भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं लाला राम डेयरी पर काम करूँगा। मैंने लाला राम से बात कर ली है, अब बस मेरी शादी करा दीजिए। मैं एक विधवा को जानती हूँ, उससे शादी करेगा तो बता, लेकिन ध्यान रखना, अगर तूने अपनी हरकतें नहीं सुधारी और कमाया नहीं तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुरेश की शादी हो गई। जानकी और रचना ने कभी जो काम चलाऊ मिट्टी का घर बनाया था, सुरेश उसी घर में रहने लगा। शादी के कुछ ही दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुरेश रचना के पास पहुंचा। रचना बेटी, कैसी हो? सब काम धंधा ठीक तो चल रहा है ना? हाँ चाचा, सब ठीक चल रहा है। तुम्हारी चाची तुम्हारी जादुई पूंछ पहनकर देखना चाहती थी। उनकी बड़ी इच्छा है, लेकिन वो शर्म के कारण उस नदी में तैरने नहीं आएगी। अकेले में तालाब में उतर कर देखेगी। क्या तुम कुछ घंटे के लिए अपनी पूंछ चाची को दे दोगी? तुम यही इंतजार करना, मैं तुम्हारी पूंछ यही पहुंचा जाऊंगा। सुरेश अपनी बीवी के नाम पर रचना से पूंछ ले गया। अब मैं इस पूंछ को चीर डालूंगा। सुरेश ने पूंछ को चाकू से काटना चाहा, लेकिन पूंछ नहीं कटी। उसमें एक छेद तक नहीं हुआ। इतने में रचना वहाँ आ गई और उसने देख लिया कि सुरेश पूंछ को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी चाचा। रचना ने सुरेश से पूंछ छीन ली और लेकर चली गई। जब सुरेश की बीवी ने सुरेश की करतूत के बारे में सुना तो वो सुरेश को छोड़कर चली गई। मुझे क्या गम, मैं तो पहले से ही बर्बाद था। एक दिन सुरेश बुर्खा पहनकर नदी पार करने के लिए पहुंच गया। बेटी, क्या तुम मुझे नदी पार करा दोगी? हाँ आंटी, बैठिए ना, मैं अभी आपको नदी पार कराती हूँ। जब रचना नदी के बीचों बीच पहुँच गई तो सुरेश ने उसका दम घोटने की कोशिश की। रचना तड़पने लगी, लेकिन तभी वहाँ जल परी आ गई और उसने सुरेश को रचना के ऊपर से धक्का देकर नदी में गिरा दिया। रचना ने देखा तो उसे पता चला कि ये सुरेश है। तू ऐसे नहीं मानने वाला। रचना और जल परी सुरेश को एक वीरान टापू पर छोड़ आई। मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मुझे बाहर निकालो। मैं अब कभी तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं करूँगा। रचना और जल परी ने सुरेश की कोई बात नहीं सुनी। वो उसे छोड़कर गांव वापस लौट आईं।